बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पीपीएससी का होने वाला पेपर सॉल्व करते हैं। मौखा 23 नवंबर 2024। सबसे पहला सवाल है, लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम बुक इज रिटन बाय। लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम बुक, याद रखिएगा, ये अजीम और तारीखी रहनुमा नेल्सन मंडेला साहब की लिखी हुई किताब है। एक और जो इनकी जो सवाने उम्री है उनके ऊपर जो किताब लिखी हुई है वो है हायर देन होप्स, दैट इज हायर देन होप्स। ये किताब भी नेल्सन मंडेला साहब के बारे में ही लिखी हुई है। और किसने लिखी थी, याद रखिएगा, ये फातिमा मीर साहबा ने लिखी थी। ये फातिमा मीर साहबा ने लिखी थी। और नेल्सन मंडेला साहब को ये भी एजाज हासिल है कि ये साउथ अफ्रीका के पहले स्याह फार्म सदर थे। और ये भी सवाल पूछा जा सकता है नेल्सन मंडेला साहब के हवाले से कि इनको 27 साल पाबंद सलासल किया गया। 27 ईयर्स इनको क्या किया गया, जेल में रखा गया जी, जेल में रखा गया। और फिर यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि जेल में 27 साल गुजारने के बाद इनको रिहाई कब मिलती है। याद रखिएगा, इनको जो रिहाई मिलती है वो 1990 में ये रिहा होते हैं। याद रखिएगा, इनको रिहाई मिलती है। और जैसे ही इनको रिहाई मिलती है उसके बाद वो तारीखी लम्हा आ जाता है कि जब नेल्सन मंडेला साहब साउथ अफ्रीका के पहले स्याह फार्म सदर इलेक्ट होते हैं। उनका ड्यूरेशन कब से होता है, याद रखिएगा, वो होता है 1994 से 1999, याद रखिएगा। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि नेल्सन मंडेला साहब को उनकी खिदमत के तरफ में, इंसानियत की खिदमत के तरफ में उनको पीस प्राइज भी दिया जाता है। याद रखिएगा जी, तो इनको पीस प्राइज, नोबल पीस प्राइज भी दिया जाता है। नोबल पीस प्राइज से भी नवाजा जाता है। और फिर नोबल पीस प्राइज इनको कब दिया जाता है, याद रखिएगा, 1993 में इनको नोबल पीस प्राइज से नवाजा जाता है। और फिर यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से भी इनको एक एजाज से नवाजा गया था, वो कौन सा था, वो है निशान पाकिस्तान। 1992 में दिया गया था। याद रखिएगा, 1992 इनको निशान पाकिस्तान दिया गया था। याद रखिएगा जी, इस अजीम रहनुमा को निशान पाकिस्तान दिया गया था। कब दिया गया था, याद रखिएगा, 1992 में इनको निशान पाकिस्तान के एजाज से नवाजा जाता है। और फिर यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि नेल्सन मंडेला डे हर साल कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, हर साल 18 जुलाई को, 18 जुलाई हर साल नेल्सन मंडेला डे सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखिएगा। और फिर यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि नेल्सन मंडेला कब इंतकाल कर जाते हैं। 5 दिसंबर 2013 को इंतकाल फरमा जाते हैं। 5 दिसंबर 2013 इस दुनिया से वो इंतकाल कर जाते हैं। तो नेल्सन मंडेला के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं कमीशन के इम्तिहानात में वो जो पूछे जा सकते हैं कि नेल्सन मंडेला की जो ज़िंदगी है उसके बारे में एक बुक लिखी हुई है, वो है हायर देन होप्स। वो किसकी लिखी हुई है, वो फातिमा मीर साहबा की लिखी हुई किताब है। और फिर नेल्सन मंडेला डे हर साल कब मनाया जाता है, याद रखिएगा, हर साल 18 जुलाई को मंडेला डे सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल। और फिर ये सवाल पूछा जा सकता है कि इन्होंने जेल में कितने साल गुजारे थे। इनको 27 साल तक पाबंद सलासल किया गया, पुट बिहाइंड बार्स किया गया 27 साल के लिए, फॉर 27 ईयर्स। और फिर इनको बाद में रिहाई कब मिलती है, 1990 में जाके इनको रिहाई मिलती है। और जैसे इनको रिहाई मिलती है, ये फिर साउथ अफ्रीका के पहले स्याह फार्म सदर भी इलेक्ट होते हैं। वो कब इलेक्ट होते हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज 1994 टू 1999 इनका ड्यूरेशन है। और फिर इनको अजीम खिदमत की तरफ में जो नोबल पीस प्राइज है वो दिया जाता है। वो कब दिया जाता है, 1993 में दिया जाता है। पाकिस्तान की तरफ से भी इनकी खिदमत की तरफ में निशान पाकिस्तान इनको दिया जाता है। कब दिया जाता है, वो याद रखिएगा, 1992 में, 1992 में इनको निशान पाकिस्तान भी दिया जाता है। रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि आज के पेपर में अगला सवाल कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है, एंड दैट इज अरब लीग हेडक्वार्टर इज। अरब लीग का हेडक्वार्टर वो कहाँ पे, वो कैरो, इजिप्ट के अंदर है। और अरब लीग, याद रखिएगा, ये कब एस्टेब्लिश होती है, तो ये 22 मार्च 1945 में ये एस्टैब्लिश होती है। और इनिशियली ये जो अरब लीग एस्टैब्लिश होती है, इनिशियली इब्तदा में
इनिशियली इसके टोटल फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे, वो 7 मेंबर्स थे, याद रखिएगा वो 7 ममालिक थे जी। सो अगर ये सवाल आ जाए कि इनिशियली द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ अरब लीग वो हाउ मैनी कितने हैं, वो हैं 7, बट नाउ अब कितने हो चुके हैं, याद रखिएगा नाउ वो 22 हो चुके हैं, याद रखिएगा 22 कंट्रीज अब हो चुके हैं। तो अरब लीग के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कैरो इजिप्ट के अंदर है। और जब 22 मार्च 1945 को ये अरब लीग एस्टैब्लिश होती है, तो ये कहाँ एस्टैब्लिश होती है, ये भी कैरो इजिप्ट के अंदर ही ये एस्टैब्लिश होती है। और फिर ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इब्तिदा में इनिशियली फाउंडिंग मेंबर्स की तादाद कितनी थी, इट वाज 7, बट नाउ द टोटल मेंबर्स ऑफ अरब लीग आर कितने हैं, वो 22 हैं, 22 हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओलंपिक हेल्ड इन ग्रीस। ओलंपिक यूनान में कब जो हेल्ड होती है, याद रखिएगा सबसे पहले 1896 में ये हेल्ड हुई थी पहली दफा, और फिर बाद में कब हेल्ड हुई हैं, 2004 में ये ओलंपिक्स हेल्ड हुई हैं, मुनक़िद हुई हैं, याद रखिएगा जी। और फिर ओलंपिक्स के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये बन सकते हैं कि यहाँ पे जो रिंग्स बने होते हैं, उन रिंग्स की इंडिकेशन क्या है, ये किस चीज़ का सिंबलिज्म है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखिएगा इसमें टोटल 5 रिंग्स हैं, इसमें 5 कलरफुल रिंग्स हैं जी। तो ये 5 कलरफुल रिंग्स जो हैं ये किस चीज़ की इंडिकेशन करते हैं, तो याद रखिएगा ये बेसिकली जो कॉन्टिनेंट है यूरोप कॉन्टिनेंट, एक्चुअली जो ब्लू रिंग है ये किस चीज़ की इंडिकेशन करता है, ये यूरोप को इंडिकेशन करता है। और ये जो ब्लैक रिंग है ये अफ्रीका को इंडिकेशन करता है, जो कॉन्टिनेंट है। उसके बाद जो रेड रिंग यहाँ पे जैसे इंडिकेशन है ये अमेरिका को जो है रिप्रेजेंट करता है। और जो लाइट येलो रिंग है वो किसको इंडिकेशन करता है, वो एशिया को इंडिकेशन करता है। और जो ग्रीन रिंग है ये ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है, और जिसको ओशनिया भी नाम दिया जाता है, याद रखिएगा। तो ओलंपिक्स के हवाले से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि रिंग्स कौन सा रिंग और फिर कौन से रिंग का कलर क्या है, ये भी इंडिकेशन है। तो टोटली एक फ्रेंडशिप को इंडिकेशन करते हैं कि इन तमाम कॉन्टिनेंट्स के दरमियान एक फ्रेंडली जो है वो रिलेशनशिप है, और एक अमन और एक दोस्ती की पहचान का नाम है, ये जो रिंग्स इंडिकेशन करते हैं। और फिर ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि जो ओलंपिक्स हैं ये कितने जो है इसके टाइप्स क्या क्या हैं। बेसिकली 2 तरह के ओलंपिक्स होते हैं, याद रखिएगा, समर एंड विंटर ओलंपिक्स, समर एंड विंटर ओलंपिक्स। तो इसको 2 तरह से कैटेगराइज किया गया, समर और विंटर ओलंपिक्स। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली जो पाकिस्तान ने एक तारीखी फतेह हासिल किया ओलंपिक्स में जवेलियन थ्रो में, वो हैं अरशद नदीम साहब, अरशद नदीम। इन्होंने जवेलियन थ्रो में समर ओलंपिक्स 2024 जो होती हैं पेरिस के अंदर होती हैं, याद रखिएगा समर ओलंपिक्स पेरिस में जो होती हैं वहां इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था जवेलियन थ्रो फेंकने का। सबसे जो लॉन्गेस्ट थ्रो इन्होंने फेंका था अरशद नदीम साहब ने। और वो कौन सी ओलंपिक्स थी, वो भी समर ओलंपिक्स 2024 थी। तो ओलंपिक्स के हवाले से ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है विच इज द लॉन्गेस्ट कोस्टल कंट्री इन द वर्ल्ड। कोस्टल कंट्री इन द वर्ल्ड वो कौन सा है कि साहिली पट्टी के हवाले से, तो वो है कनाडा, याद रखिएगा कनाडा इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद देखिए सो मोटो नोटिस आर्टिकल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जो सो मोटो है वो किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 184 सेक्शन 3 उसका ये आर्टिकल है। एक्चुअली इस आर्टिकल के मुताबिक ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस है या ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट किसी भी हवाले से मुल्क में कोई मसला हो नेशनल हवाले से, तो किसी इश्यूज़ के ऊपर वो सो मोटो मतलब आज खुद एक्शन ले सकती है। लेकिन अब की बार जो 26वीं आईनी तरमीम हुई थी आफ्टर 26th अमेंडमेंट, ये 26th अमेंडमेंट थी जो कि 21 अक्टूबर 2024 को अप्रूव होती है। 21 अक्टूबर 2024 को ये अप्रूव होती है। इसने बेसिकली ये जो सो मोटो एक्शन है ना, ये सो मोटो पावर है, ये क्या कर दिया, सल्व कर दिया, ख़त्म कर दिया। और फिर ये मोस्टली अगर इसका कंपैरिजन की बात की जाए कि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस द पार्लियामेंट, तो थोड़ा सा यहाँ पे पार्लियामेंट को सुप्रीमेसी दी गई है कि किसी भी चीफ जस्टिस को इलेक्ट करने का इख्तियार पहले जो था वो सुप्रीम कोर्ट के जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस होते थे उनमें जो सीनियर जज था उसी को ही
अपॉइंट किया जाता था। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम जो कि 21 अक्टूबर 2024 को अप्रूव होती है, उसमें ये कहा गया भाई अब जो है जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो बनाई जाएगी, वो ये डिसाइड करेगी कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से कौन सा जो है वो पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जज इलेक्ट होगा। तो अब ये इख्तियार जो है यूँ समझ लो थोड़ा सा पार्लियामान के झुकाव की तरफ ज़्यादा हो चुका है। तो ये सो मोटो जो था पहले इसका जो था वो इतलाक़ होता था, और इसी सो मोटो एक्शन के तहत बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए कई वज़ीर आज़म को भी नाअहल कर दिया गया था। और इसी वजह से पार्लियामेंटेरियन ने इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया कि पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए, उसको सुप्रीमेसी होनी चाहिए। उसी वजह से उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी जो है 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये लागू कर दी, जिसमें जो है 8 NA और 4 सेनेट के मेंबर्स होंगे। टोटल मेंबर्स की तादाद 12 होगी, जो ये डिसाइड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो कौन बनेगा। तो बार ये सो मोटो एक्शन था, ये आर्टिकल 184 उसका सेक्शन 3 था। उसके बाद एक करंट मलेशियन प्राइम मिनिस्टर, मौजूदा जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो अनवर बिन इब्राहिम साहब हैं। और अनवर बिन इब्राहिम साहब रिसेंटली पाकिस्तान विजिट कर चुके हैं 2 से 4 अक्टूबर के दरमियान, 2 to 4 अक्टूबर, याद रखिएगा जी। तो 2 से 4 अक्टूबर के दरमियान, और यहाँ ही पाकिस्तान के जो सदर हैं आसिफ जरदारी साहब, उनको पाकिस्तान का सिविल अवार्ड भी इनको अनवर इब्राहिम साहब को वो नवाजते हैं। तो अनवर इब्राहिम साहब किस कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हैं मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया अनवर बिन इब्राहिम साहब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास इंग्लिश के हवाले से है कि आज के सवाल जो पेपर था उसमें पूछा हुआ था कि टू बी एट 6 and 7, ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, और इडियम्स को हम नाम देते हैं, देयर इज कॉल्ड एज द ऑर्नामेंट्स ऑफ लैंग्वेज। और जो एट 6 and 7 इसे मतलब कि डिसऑर्गेनाइज, जिसे हम कहते हैं कि तितर बितर हो जाना, परेशान हो जाना, हवास बाख्ता हो जाना, तो उस कैफियत को क्या नाम देते हैं, दैट इज टू बी इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, के कन्फ्यूजन की स्टेट में होना। तो इडियम्स के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। अगला हमारे पास सवाल है कि कैडेवर सिनोनिम, कैडेवर बेसिकली जो है उस डेड बॉडी को नाम देते हैं, कॉर्प्स बॉडी या डेड बॉडी को नाम देते हैं। वैसे इसकी जो एपिडेमियोलॉजी है ओरिजिनली वो ये है कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं इनके ऊपर मोस्टली एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो इसका सिनोनिम के हवाले से पूछा गया था कि वह सिनोनिम कौन सा है, दैट इज कॉर्प्स, डेड बॉडी, वो दोनों ठीक है जी। उसके बाद एक गुज़वा उहद, अब पे जो हैपेंड होती है इन विच हिजरी, वो कब होती है, वो 3 हिजरी को होती है और 7 शवाल को होती है, याद रखिएगा इस गुज़वे के हवाले से। और फिर गुज़वा बदर जो है, गुज़वा बदर जिसको कहा जाता है कि यौमुल फुरकान भी कहा जाता है, और जिसमें कुफ़ार की तरफ से तादाद 1000 थी, और जबकि मुसलमानों की तरफ से तादाद कितनी थी, याद रखिएगा वो है 313 थी। और यहाँ पर ही अल्लाह ताला ने फरिश्तों की मदद से, फरिश्तों के ज़रिए मुसलमानों को गैबी मदद भी दी थी, जिसके लिए इकबाल साहब फरमाते थे ना कि फ़िज़ाएं बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं, गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी आ सकते हैं। और कब शर्त ये है क्योंकि फ़िज़ाएं बदर तो पैदा करे, फिर अल्लाह ताला की नुसरत मदद फ़तेह आ सकती है, ठीक है। उसके बाद है कि पोटाला पैलेस लोकेटेड इन, ये कहाँ पे बेसिकली है, चीन के अंदर है, याद रखिएगा, चाइना में है। और फिर चाइना में किस लोकेशन पे है, ये ल्हासा कैपिटल ऑफ तिब्बत का कैपिटल है, वहाँ पे ये मौजूद है, याद रखिएगा जी। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। हाउ मैनी स्टेट्स इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में जिसको ओशिनिया भी कहा जाता है, इसमें टोटल कितनी स्टेट्स हैं, इसमें टोटल 6 स्टेट्स हैं, याद रखिएगा। उसके बाद एक सिक्योरिटी काउंसिल टोटल मेंबर्स, सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशन का एक मेन पिलर है, मेन जो आर्गन बॉडी है, उसमें सबसे अहम जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल है। और उसमें टोटल जो है वो यहाँ सवाल पूछा हुआ था 15 मेंबर ना, जिसमें 5 जो है परमानेंट हैं और जिसमें 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं। और जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, याद रखिएगा, उनको वीटो पावर का इख्तियार दिया जाता है जी, उनको वीटो पावर का इख्तियार है। तो 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनको वीटो पावर का इख्तियार ये है कि कोई भी अगर इंटरनेशनल इश्यू है उसके ऊपर अगर रायशुमारी होती है, तो उस वक्त उन 5 कंट्रीज में से जो कि परमानेंट कंट्रीज हैं, कोई एक भी कंट्री अगर उस करारदाद को रिजेक्ट कर दे, नल एंड वॉइड कर दे, तो 5 में से किसी एक ने भी वो वीटो करार कर दी, इसका मतलब उसको रद्द कर दिया, तो वो करारदाद, वो मुसवदा वो बिल्कुल रद्द करार दिया जाएगा, उसकी कोई भी वक़्त हैसियत नहीं होगी।
तो उसके जो टोटल मेंबर्स की तादाद के हवाले से सवाल पूछा हुआ था वो 15 हैं, और 5 इसमें क्या हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं, जबकि 10 क्या हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। उसके बाद है कि टोची पास कनेक्ट्स गजनी विद, किसको कनेक्ट करता है, बन्नू को, जो कि पाकिस्तान में है। उसके बाद है कि रिहाना रिवर पासेस थ्रू हाउ मैनी कंट्रीज, कितने ममालिक से ये गुजरता है, तो याद रखिएगा ये 6 कंट्रीज से गुजरता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के मकली एडेड इन द यूनेस्को। यूनेस्को जो है ये बेसिकली वर्ल्ड लेवल पे यूनाइटेड नेशन की एक कल्चरल जो है ऑर्गेनाइजेशन है। तो सिंध में कब्रिस्तान है, उसका नाम क्या है, मकली, जो एक हिस्टोरिकल है, उसको जो है ऐड किया गया यूनेस्को ने अपने ज़ेर तमाम। अब उसका फ़ायदा क्या होगा कि जो भी इकनॉमिक फंडिंग होगी उसकी सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, उसको सस्टेन के अगर करने के हवाले से, तो वो फंडिंग कौन से देगा, वो यूनेस्को देगा। तो इसको कब जो है वो ऐड किया गया, वो याद रखिएगा 1981 में इसको ऐड किया जाता है मकली को यूनेस्को ने। उसके बाद है कि गवर्नमेंट पॉलिसी ये है क्या, बेसिकली इकोनॉमिक सोशल रिफॉर्म पॉलिसी है 1987 टू 1988। अगला सवाल है कि व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब क्या है कि ऑनलाइन जो है वो ट्रेडिंग करना, किसी चीज़ को ख़रीदना, किसी चीज़ को बेचना, बेसिकली सो ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग है। सो ये इसे क्या नाम देंगे, दैट इज़ द ई कॉमर्स नाम देंगे। और उसके बाद अगला हमारे पास सवाल है कि हु प्रपोज टू टेक केयर ऑफ काबुल एयरपोर्ट आफ्टर द यूएस लेफ्ट। जब अमेरिका काबुल को छोड़ के, अफगानिस्तान को छोड़ के जाने लगा, उनके तमाम ट्रूप्स जाने लगे, तो उस वक्त जो है काबुल एयरपोर्ट किसने जो है अडॉप्ट कर लिया था, तो वो तुर्की ने अपने तहवील भी मोस्टली ले लिया था कि यूनाइटेड नेशंस यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसके चले जाने के बाद, अफगानिस्तान छोड़ जाने के बाद कौन सा कंट्री था जिसने टेक केयर किया काबुल एयरपोर्ट को, तो वह तुर्की, याद रखिएगा जी। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन नेटो। जो नेटो है उसको रिसेंटली किस कंट्री ने ज्वाइन किया है, वो स्वीडन ने ज्वाइन किया है, मार्च 2024 में ज्वाइन किया है। तो करंट अफेयर्स के हवाले से भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिसेंटली वो कौन सा कंट्री है जिसने नेटो को ज्वाइन किया है, दैट इज द स्वीडन। वो स्वीडन है कि जिसने मार्च 2024 में ज्वाइन किया है। उसके बाद है कि हु टुक ओथ फ्रॉम जिन्ना एज गवर्नर जनरल। जो कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना हैं उनसे बतौर गवर्नर जनरल किन्होंने हल्फ लिया था, वह है मियाँ अब्दुल रशीद। और याद रखिएगा पाकिस्तान के ये पहले चीफ जस्टिस भी हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस, पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस वो कौन से, मियाँ अब्दुल रशीद, याद रखिएगा जी, मियाँ अब्दुल रशीद। वैसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है जो है पाकिस्तान हिस्ट्री के हवाले से, ये पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस मियाँ अब्दुल रशीद साहब हैं। ये वही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने सबसे पहले कायद आज़म का हल्फ लिया था बतौर जो गवर्नर जनरल उस वक्त वो सेलेक्ट हुए थे, तो उस वक्त हल्फ लेने वाले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मियाँ अब्दुल रशीद साहब थे। उसके बाद है कि आउट ऑफ ब्लू ईडियम, इसका मतलब है कि कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, दैट्स बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस, उसे क्या नाम देंगे, दैट इज आउट ऑफ ब्लू। ये एक ईडियम आज के पेपर में इंग्लिश के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। उसके बाद है कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बिफोर इस्लाम से पहले उनका नाम क्या था, उनका अब्दुल काबा था, याद रखिएगा। और फिर सिद्दीक उनका लकब है, सिद्दीक क्या है, इनका लकब है। और सिद्दीक का मतलब क्या है कि सच बोलने वाला, सच बोलने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैंने जिसको भी इस्लाम की दावत दी, किसी न किसी के दिल में थोड़ा सा तरद्दुद, शक, रत्ती भर ज़रूर हुआ, लेकिन अबू बकर सिद्दीक मर्दों में, इस्लाम लाने वालों में सबसे पहली वो शख्सियत है कि जिनके दिल में ज़र्रा भर भी किसी भी तरह का कोई भी शक व शुबा, यानी लारैब थे वो, कोई शक व शुबा नहीं था। इसी वजह से आप सल्लम इनको जो लक़ब दिया गया था वो सिद्दीक दिया गया था कि सच बोलने वाला। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। अगला सवाल हमारे पास है कि खानकाई हैड वर्क्स लोकेटेड इन, वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो है ऑन द रिवर, चनाब के ऊपर वाक़े है। उसके बाद है कि एनरोलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल की तनसीख कब होती है, वो 1911 में होती है। कौन इसको करता है, भाई लॉर्ड हार्डिंग साहब करते हैं। और फिर ये पार्टीशन ऑफ बंगाल पहले होती कब है, पहले इनिशियली होती है 1905 में, लेकिन बाद में ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव, ड्यू टू सम पॉलिटिकल अफेयर्स इश्यूज की वजह से उसके बाद में 1911 में उसको क्या किया जाता है,
ख़त्म कर दिया जाता है। और कौन करते हैं? वो लॉर्ड हार्डिंग सब इसको करते हैं। उसके बाद है कि इंडिया सस्पेंडेड आर्टिकल 370 ऑफ द कश्मीर इन, तो असल में जो कश्मीरियों की जो आइनी हैसियत थी, इंडिया ने क्या किया कि अपने आइन में तरमीम करके 2019 में जो कश्मीर है उसके ऊपर गासबाना कब्जा जमा दिया और आइन के अंदर तरमीम की। वो कौन सी है वो तरमीम? मोस्टली जो सवाल पूछा हुआ था कि वो है आर्टिकल 370, किस साल में की? वो 2019 में की थी। उसके बाद है कि द टॉम ऑफ जहांगीर इज लोकेटेड इन, मकबरा जहांगीर कहाँ पे है? वो लाहौर में वाक़ है। बेसिकली ये जहांगीर साहब जो थे, इनका असल नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था, याद रखिएगा। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, इनका असल नेम क्या था? इनका असल नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, याद रखिएगा जी, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, याद रखिएगा जी, ठीक है। और ये द ग्रेट अकबर के क्या थे? बेटे थे जी, अकबर के बेटे थे जी। और फिर ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि जो मुगलिया सल्तनत है उसकी बुनियाद रखने वाले कौन से हुक्मरान है? वो है ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, याद रखिएगा जी, कि मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखने वाले कौन से हैं? सल्तनत की बुनियाद वो किसने रखी थी? याद रखिएगा बेटा, वो हैं ज़हीरुद्दीन बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर साहब। और दूसरे, ये तो पहले हुक्मरान थे मुगलिया सल्तनत के, और मुगलिया सल्तनत के दूसरे हुक्मरान कौन से हैं? वो है हुमायूं साहब। और तीसरे हुक्मरान कौन से हैं? अकबर साहब, याद रखिएगा। और चौथे हुक्मरान कौन से हैं? अकबर का बेटा यानी कि जहांगीर। और पांचवें हुक्मरान कौन से हैं? वो है शाहजहां साहब, शाहजहां साहब के जिन्होंने ताजमहल तामीर कराया था, शाहजहां साहब। और छठे कौन से हैं? औरंगजेब साहब। तो मुगलिया सल्तनत के हवाले से भी ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मुगलिया सल्तनत की बुनियाद किसने रखी थी? वो ज़हीरुद्दीन बाबर साहब ने रखी थी। और मुगलिया सल्तनत के दूसरे हुक्मरान कौन से हैं? वो है हुमायूं साहब, तीसरे अकबर, चौथे जहांगीर, पांचवें शाहजहां और छठे हैं औरंगजेब। और ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जहांगीर का असल नाम क्या था? नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। और ये किसके बेटे थे? द ग्रेट अकबर के बेटे थे, जिन्होंने दीन इलाही भी इंट्रोड्यूस कराया था। और इस हवाले से ये भी सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला हमारे पास सवाल है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में कायम होती है। और क़ायद आज़म भी पहले इसका हिस्सा रह चुके थे, लेकिन बाद में क़ायद आज़म ने इनको गुड बाय कर दिया था जी। उसके बाद फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन पाकिस्तान वाज सेट अप इन 1972 में, ये पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटल किया गया जी। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक्चुअली स्टार्ट कब होती है? 1920 में स्टार्ट होती है। जोहानिसबर्ग इज अ सिटी ऑफ जोहानिसबर्ग जो है वो साउथ अफ्रीका का एक मशहूर शहर है, याद रखिएगा जी। ये सवाल भी पूछा हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर कौन सा है? वो कंट्री याद रखिएगा, वो है काजाकिस्तान है। उसके बाद कि गोल्डन गेट ब्रिज इज लोकेटेड इन, वो कहाँ पे है? वो यूएसए में है, अमेरिका में है, फ्रांसिस्को में है, याद रखिएगा जी। उसके बाद कि शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे शॉर्टेस्ट रिवर कौन सा है? वो है रावी। और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? दैट इज, याद रखिएगा, 720 किलोमीटर है। ये तो शॉर्टेस्ट है। और इसी तरह से लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? याद रखिएगा बेटा, पाकिस्तान के हवाले से लॉन्गेस्ट रिवर वो है इंडस, याद रखिएगा। और फिर इंडस का दूसरा नाम क्या है पाकिस्तान के हवाले से? याद रखिएगा, इसे नील ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, नील ऑफ पाकिस्तान। और इसे फादर ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है। पाकिस्तान में ये फादर ऑफ रिवर्स भी है बेटा, फादर ऑफ रिवर्स। और अगर वर्ल्ड लेवल के हवाले से ये सवाल पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड वो कौन सा है? वो है नील, याद रखिएगा जी। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, याद रखिएगा जी। लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ वर्ल्ड वो कौन सा है? वो है नील, याद रखिएगा जी, ठीक है। और अगर कमीशन के हवाले से ये स्टेटमेंट दी जाए कि वॉल्यूम के हवाले से वो कौन सा है? बाय वॉल्यूम अगर आ जाए, याद रखिएगा जी, बाय वॉल्यूम सबसे बड़ा वो कौन सा दरिया है? वो याद रखिएगा, वो है अमेज़न है, याद रखिएगा जी।
वो कौन सा है? वो है अमेज़न है। और इसी तरह से ओशियंस के हवाले से भी वो सवाल पूछता है कि जो बिगेस्ट ओशियन है, तो उस हवाले से आपने ये तरतीब याद रखनी है, दैट इज PAISA। तो बिगेस्ट ओशियन कौन सा है बेटा? P स्टैंड्स फॉर द पैसिफिक, दैट इज पैसिफिक। और जो A है दैट इज अटलांटिक, याद रखिएगा, दैट इज अटलांटिक। और I स्टैंड्स फॉर, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और I स्टैंड्स फॉर द इंडियन ओशियन, याद रखिएगा जी, दैट इज इंडियन ओशियन। ठीक है। और फोर्थ वन इज, वो कौन सा है? साउदर्न है, याद रखिएगा जी। एंड द फिफ्थ वन इज आर्कटिक, याद रखिएगा जी, आर्कटिक ओशियन। तो ओशियन के हवाले से अगर वो सवाल पूछे, उसकी तरतीब के हवाले से, तो आपने एक जो है ये एक्रोनिम याद रखना है, दैट इज द पैसा। So P stands for the Pacific Ocean, A stands for the Atlantic, second one, and the third one is I stands for the Indian Ocean, fourth one that is as Southern Ocean, and last one, fifth one is Arctic Ocean। तो आपने ओशियंस के हवाले से ये तरतीब लाजमी याद रखनी है। रिवर्स के हवाले से मैंने आपको बता दिया है, और ओशियंस के हवाले से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। उसके बाद अगला हमारे पास सवाल है कि हु वन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? एनी अर्नस्ट। ठीक है। और फिर ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि नोबेल जो प्राइज है इसकी कितनी कैटेगरीज हैं? तो याद रखिएगा, इसकी जो इनिशियल 5 थी वो कौन सी थी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर, और रिसेंटली जो 6th वन है वो कौन सी है? दैट इज इकोनॉमिक्स। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जो नोबेल प्राइज दिया जाता है उसकी टोटल कितनी कैटेगरीज है? वो 6 कैटेगरीज है। द फर्स्ट वन इज फिजिक्स, द सेकंड वन इज द केमिस्ट्री, द थर्ड वन इज द मेडिसिन, द फोर्थ वन इज पीस, फिफ्थ वन इज द लिटरेचर, एंड द 6th वन इज द इकोनॉमिक्स। तो इन 6 कैटेगरीज में जो कैटेगरीज हैं, दुनिया के अंदर जो भी शख्सियत, चाहे वो एक हो या 2, तो वो जो है उनको अजीम खिदमात के इतराफ़ में इन 6 एरियाज़ में जो है वो अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पलरी एफर्ट्स और कंट्रीब्यूशन देता है तो उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया जाता है। और पाकिस्तान की तरफ से भी नोबेल प्राइज़ जो है अब्दुल सलाम को भी दिया गया था। अब्दुल सलाम साहब को पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल सलाम साहब को दिया गया था, फिजिक्स में दिया गया था, याद रखिएगा जी। ठीक है। और ये 1979 में दिया गया था। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है वो है मलाला यूसुफजई। इनको पीस में नोबेल प्राइज, जो पीस कैटेगरी है, अमन के हवाले से, बच्चों की तालीम के हवाले से और अमन को प्रमोट करने के हवाले से पाकिस्तान की तरफ से इनको नोबेल जो है वो पीस प्राइज़ दिया गया था। और नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स पाकिस्तान की कौन सी शख्सियत को मिला था? वो हैं अब्दुल सलाम साहब, और जिनकी खिदमात के तरफ में इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की सेंट्रल लाइब्रेरी को भी अब्दुल सलाम साहब के नाम से मंसूब किया गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इस के इंसान और आदमी, ये किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है? ये हसन अस्करी साहब की लिखी हुई तसनीफ़ है। मौत की किताब खालिद जावेद का किसका नावल है? तो ये खालिद जावेद साहब का ही नावल है। उसके बाद कि ज़िंदगी और मौत, ये बेसिकली हैं क्या? ये तजाद यानी मुतजाद एक दूसरे के, ये याद रखिएगा, इस्तेमाल हुए हैं जी। मुतरादिफ बोलेंगे हम मानी, मुतजाद कहते हैं उलट को, और फिर जो मुरक्कब हैं, याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि हमारे पास मुरक्कब तौसीफ़ी क्या होता है बेटा? मुरक्कब तौसीफ़ी जो है ये बेसिकली सिफ़त और मौसूफ़ के मिलने से बनता है। जैसे मैं कहता हूँ कि ठंडा पानी, और ये ठंडा क्या है? बेसिकली इसमें सिफ़त है भाई, और जिस चीज़ की सिफ़त बयान की जाए बेटा उसे क्या नाम देंगे? मौसूफ़ कहते हैं, याद रखिएगा जी, उसे मौसूफ़ कहा जाता है। तो ये क्या है? मुरक्कब तौसीफ़ी है। सेम इज़ द केस कि मुरक्कब इशारी भी होता है, याद रखिएगा जी। मुरक्कब इशारी, मुरक्कब कहते हैं कि 2 अल्फाज से मिला हुआ। मुरक्कब इशारी वो होता है कि जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ये है दरख्त, अब ये इसमें क्या है? इसमें इशारा है,
ये इसम इशारा है। और फिर कौन सा इसम इशारा? करीब है, याद रखिएगा। बईद कौन सा होता है? वो, उस, उन, उन्हों, ठीक है। ये है इस, इन, ये क्या है? इसम इशारा करीब है, तो ये इसम इशारा करीब। और जिस चीज की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे मुशारुन इलैह कहते हैं, याद रखिएगा जी। उसे मुशारुन इलैह कहा जाता है। इसी तरह से मुरक्कब अददी, बेटा जो अदद और मादूद से मिलकर बने, याद रखिएगा जी। मुरक्कब अददी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि 2 किताबें, इसमें 2 क्या है बेटा? ये अदद है, याद रखिएगा जी। और किताबें क्या है? जिस चीज के लिए अदद इस्तेमाल हो उसे कहते हैं मादूद कहते हैं, याद रखिएगा जी। तो अदद और मादूद के मिलने से जो मुरक्कब बनता है वो मुरक्कब अददी है। सिफत और मौसूफ के मिलने से जो मुरक्कब बनता है उसे क्या कहते हैं? वो मुरक्कब तौसीफी है। मुरक्कब इशारी, ठीक है, इसमें इशारा और उसके बाद मुशारुन इलैह, इनके मिलने से जो मुरक्कब बनता है उसे मुशारुन इलैह कहते हैं। इसी तरह से मुरक्कब अत्फी, मुरक्कब अत्फी जिसमें वाव और का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सुबह शाम, दिन और रात। तो ये कौन से ग्रामर की रूह से मुरक्कब है? याद रखिएगा, ये मुरक्कब कौन से हैं? ये अत्फी हैं। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है कि सितारा चमकना, इसका मतलब क्या है? कि अरूज होना, कि अरूज होना मीन बुलंदियों पे होना जी, ठीक है। और इसके बरक्स सितारे गर्दिश में आना, ये भी मुहावरा है, याद रखिएगा जी, कि सितारा गर्दिश में आना। तो सितारा गर्दिश में आना मतलब क्या है? कि परेशानियों के दिन, मुसीबतों के दिन, कि परेशानियों के दिन, नहोस्तों के दिन, मतलब है कि मुश्किलात के दिन आना जी। मैंने तारों की ज़िया मांगी थी, मुझे रातों की तारीकी के सिवा कुछ ना मिला। तो सितारे गर्दिश में आना से क्या मुराद है? कहते हैं कि उसके सितारे गर्दिश में आए हुए हैं, मतलब क्या है? वो परेशानी में घिरा हुआ है, मुश्किलात में घिरा हुआ है, उसके लिए तफक्कुरात ही तफक्कुरात हैं। उसके बरक्स जो सितारा चमकना है उससे मुराद क्या है? याद रखिएगा, उससे मुराद है कि अरूज पाना, ठीक है। उसके बाद है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आंख का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये किसका लिखा हुआ शेर है? ये है जिगर मुराद आबादी साहब का लिखा हुआ शेर है, ठीक है। उसके बाद है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। रोमांटिसिज्म की इंतहा हो रही है मोमिन खां मोमिन साहब की तरफ से। ये किसका लिखा हुआ शेर है? वही मोमिन खां मोमिन साहब की तरफ से लिखा हुआ शेर है, जिसके बारे में जो है असदुल्ला खां गालिब ने कहा था कि मोमिन, मैं अपना आधा दीवान आपको देने के लिए तैयार हूँ, ये सिर्फ एक शेर मुझे दे दो। तो इस शेर के हवाले से सवाल पूछा हुआ था कि ये शेर जो है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, तो ये किसका लिखा हुआ है? ये मोमिन खां मोमिन का लिखा हुआ शेर है।